वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये जो तीन टॉपिक हैं ये किसके हैं? डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? तो इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने बात कर ली थी, किस किस के बारे में बात कर ली थी? बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली थी, लाइफ के बारे में बात कर ली थी। हमने ग्रोथ को भी डिस्कस कर लिया था कि ग्रोथ जो है वो डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना? इसके बाद जो हमने बात किया था रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन भी क्या है जो ये डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या होता है? समझ गए? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले से मैं अपने तरीके से बता देता हूँ एक अलग से स्क्रीन पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। देखो, अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म ठीक है ना? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो क्या होता है? खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है कि नहीं होता? ठीक है, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है। दूसरा, हम सांस लेते हैं, उसको हम ब्रीथिंग या फिर अंदर जो सेलुलर लेवल पे होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक है ना? ऐसा ही होता है ना? नेक्स्ट, हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ब्लड जो फ्लो करता रहता है। ठीक है ना? ब्लड फ्लो करता है कंप्लीट बॉडी के अंदर, या फिर हमारा जो ब्रेन है वो हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वहाँ पे जितने भी टाइप के प्रोसेसेस चलती है उसको। अब देखो, जो डाइजेशन है, डाइजेशन की बात हम करें तो डाइजेशन है, डाइजेशन में क्या होता है? हाँ, हम प्रोटीन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना? उसमें फैट होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? है ना? और बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है ना? विटामिन मिनरल्स वगैरह सब कुछ। इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन अंदर जाती है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसके अंदर उस दौरान जो भी प्रोसेसेस होती है ना, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल्यूलर लेवल पे एक्सचेंज होना। ठीक है ना? नेक्स्ट, हम कुछ कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, थिंकिंग अबाउट समथिंग, और कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है ना? या फिर हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये हमारी नर्वस सिस्टम का काम है सारा। ठीक है ना? तो इसमें अब एक बात बताओ, प्रोटीन को तोड़ने के लिए डाइजेशन का मेन ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन खाने को, फूड को ब्रेक डाउन करना। प्रोटीन को तोड़ने के लिए सब एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं कि नहीं होती? एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही तो होती है वो। अच्छा, दूसरा, इसके एक्सचेंज में जो सेल से जो मतलब रिएक्शन हो रही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बाउंड करना, है ना, बाहर निकलने के लिए और ऑक्सीजन को कंप्लीट टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए, सेल्स तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें भी रिएक्शंस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ओके। नेक्स्ट, थिंक कर रहे हैं हम, भाई ब्रेन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, रिएक्शन चल रही होती है नर्वस सिस्टम, नर्व्स, न्यूरॉन्स के लेवल पे। तो तभी तो हम कुछ सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं, या फिर देख पाते हैं स्टडी कर पाते हैं, हमारा माइंड वर्क कर पाता है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ रिएक्शन जो हैं सभी हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। ठीक है? जितनी भी रिएक्शंस हैं, अब ये जितनी भी, अब ये तो मैंने एग्जांपल लिए तीन ही बस, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हैं, मीन्स टोटल, जो टोटल कह सकते हैं, टोटल या फिर
ओवरऑल जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, टोटल रिएक्शंस, ठीक है ना, टोटल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है उनके सम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब इसके जो फिनोमेना होता है, इसका जो फिनोमेना या फिर इसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्लियर है ना, ओके, समझ गए। मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस है उन सभी का जो सम होता है, जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म या फिर फिनोमेना को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये कैसा है, दो टाइप का है। पहला तो है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, समझ गए ना। अगर मैं बात करूँ एनाबॉलिज्म की, तो एनाबॉलिज्म जो है वो कैसा होता है, ये बिल्डिंग अप रिएक्शन है, बिल्डिंग अप रिएक्शन इसके अंदर होती है। बिल्डिंग अप रिएक्शन मतलब इसमें किसी भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस कह लो या फिर बिल्डिंग अप रिएक्शन बोलो, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है ना, फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, किससे हो रही है, सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, समझ गए। जैसे कि अमीनो एसिड से कंप्लीट प्रोटीन बन जाना, ठीक, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बन जाना, समझ रहे हो ना आप। तो ये जो प्रोसेसेस है वो कैसी है, बिल्डिंग अप रिएक्शन होती है, बिल्डिंग अप सिंथेसिस होती है, और एक सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 6CO2 + 12H2O, है ना, समझ रहे हो ना, 12H2O इक्वल टू, इसमें कुछ सनलाइट होगी, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, और फिर क्या बन जाता है, C6H12O6 + 6H2O, है ना, +6O2 जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उन्होंने ग्लूकोज बना दिया, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, समझ गए। तो ग्लूकोज बना दिया, और ग्लूकोज ऐसा नहीं एक मॉलिक्यूल बना है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल बने, बहुत सारे मॉलिक्यूल बने जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। ये स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर, समझ गए। जैसे कि हमारे अंदर बॉडी के ग्लूकोज जो है कैसे स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर, तो ये क्या है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, समझ गए। स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बिल्डिंग अप रिएक्शन सिंथेसिस होती है इसके अंदर, समझ गए। ऐसे जस्ट अपोजिट अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है रिएक्शंस का, सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का जो है इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल हमने अभी डाइजेशन का एग्जांपल लिया था ना, ये किसका एग्जांपल है,
किसका एग्जाम्पल है ये? कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म में प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है, फैट ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट जो माइसेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेस्पिरेशन में, है ना, रेस्पिरेशन भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारे जो मतलब ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के अंदर रिएक्शंस कैटलाइज होती हैं कुछ, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो है ये प्रोसेस जो है चलती रहती है, एनाबॉलिज्म की भी और कैटाबॉलिज्म की भी, ठीक है ना, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी। अब जो कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है ना, ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस है वो एंडरगोनिक प्रोसेस होती है, एंडरगोनिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी जो स्टोर होती है। समझ गए? क्लियर है कि नहीं है? समझ गए? और एनाबॉलिज्म को हम कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शंस प्रोसेस बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, या फिर कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। समझ गए ना? क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर कि उसमें क्या दे रखा है। देखो, इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ए सेल। एक सेल के अंदर या फिर हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों टाइप के प्रोसेस को हम जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेन बात जो है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है? यस और नो, ठीक है ना। ये आएगा या फिर ये आएगा, बताओ। अच्छा, सोच के बताना। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मैंने दो स्टेटमेंट बताई थी। पहली जो स्टेटमेंट थी मेरी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करैक्टर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करैक्टर नहीं होना चाहिए, दूसरी बात, ठीक है ना। अब ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होती है कि नहीं होती? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती? बोलो, ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में? भाई, रिएक्शन तो जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, ऑब्जेक्ट्स में भी होती है। जैसे कि हम लैब के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं भाई, जो टेम्परेचर से जो कांच है वो पिघलता है थोड़ा सा, है ना। और चाय बनाते टाइम पे, दूध गर्म करते टाइम पे ये रिएक्शंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो कैसे? अगर रिएक्शन जो है, रिएक्शन कहाँ पे हो रही होंगी, रिएक्शन कहाँ हो रही होंगी? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। अगर रिएक्शन हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म, मतलब डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इनसाइड द सेल है, ठीक है ना, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि वो कांच के अंदर जो है बच्चे को रखते हैं, वहीं पे वो सारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो वो रिएक्शंस कैसी होती हैं? वो रिएक्शन हो तो बाहर रही हैं लेकिन हैं लिविंग रिएक्शन, ठीक है ना। हो बाहर रही हैं लेकिन एक्चुअल में वो हैं लिविंग रिएक्शन। तो उसको ये मत समझ लेना कि वो बाहर हो रही है तो मतलब कि वो क्या है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हो सकता। वो लिविंग रिएक्शन है। और बाकी जो प्रोसेसेस में होती हैं, जैसे चाय बनाते टाइम या फिर कुछ और प्रोसेस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, वो
नॉन लिविंग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना बस, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये विदाउट एक्सेप्शन एक टर्म आती है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आते टाइम पे, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आते हैं उस टाइम पे एक टर्म आती है, ठीक है ना। और वो टर्म क्या है, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन जो है ये क्या है, डेफिनेट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या है ये, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, समझ गए, क्लियर है ना। अच्छा, तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, अपने नेक्स्ट जो इसका करैक्टर है उसकी बात करते हैं। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती है, इट्स सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, है ना, फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है, ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। ऐसे ही ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म जो है, इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रेक डाउन रिएक्शंस, जितनी बॉडी में ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है सभी, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना हुआ है, एक सेल से मिल करके बना है, एक सेल से मिल करके बना है कि नहीं, सेल से बना है। काफ़ी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, काफ़ी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, समझ रहे हो ना, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, लेकिन बने तो सेल से ही हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने होते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या ये प्रेजेंट है, बिल्कुल है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है ना। और नॉन लिविंग के अंदर क्या है, ये करैक्टर प्रेजेंट है, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सेल से मिल करके बने होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बने होते। तो ये तो बिल्कुल प्योरली अप्लाई होता है इसके ऊपर, ये दोनों करैक्टर जो हैं। तो क्या है, ये भी एक डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ गए, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक ये प्लांट सेल है, एक टिश्यू बना दिया सेल इसने, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ही एक हार्ट की सेल है, हार्ट टिश्यू बना दिया और कंप्लीट हार्ट बना दिया और कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बना दिया। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक या फिर एक से अधिक सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देख लिया कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो कॉन्शियसनेस के बारे में देखते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है लाइफ की, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस, सबसे पहले कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, देखो हम जो अपने दिन में रात में जो भी हम काम करते हैं, देखो हम क्या होता है कि किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे कि मान के चलो ये प्लांट को टच किया है, ये छुई मुई का प्लांट है। अब जब इसको टच करते हैं ना हम, तो क्या है, ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो टच मी नॉट इसको हम बोलते हैं, छुई मुई का आपने देखा होगा, जब हम टच करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये क्या है, सिकुड़ जाता है, इसकी लीव्स जो हैं सिकुड़ जाती हैं, फोल्डिंग हो जाती है, फोल्ड जो है इसकी लीव्स एक दूसरे से फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो और दूसरा हम मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट ड्राई है ना, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, समझ रहे हो ना, कैसा है, ठंडा है या टेम्परेचर कैसा है उसका, ठंडा या फिर गर्म है। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स के हमें जो है उसके बारे में फील हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, ये हमें अवेयर करती रहती है, ठीक है ना। पीछे से जैसे मान चलो कोई गाड़ी आ रही है तो हमें पीछे से हॉर्न वो मार रही है तो हमें पता चल जाता है एक्चुअली,
ठीक है ना, कि पीछे से आ रही है, साइड से आ रही है, फिर कहाँ से आ रही है गाड़ी, तो उसको पता चल जाता है जब वो हॉर्न बजाती है तो। एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और उसका रिस्पॉन्स भी देती है, ठीक है ना। अब जब पीछे से गाड़ी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि हम वहीं पे खड़े हो जाएं, तो साइड में हो जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है, उन चीज़ों को परसीव करता है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है ना। और वो कैसे हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं, किसी चीज़ को हम टच करके देखें तो केमिकल हो सकते हैं, ठीक है ना, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकती है। समझ गए, किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं तो उससे हमें सेंस हो जाए कि वो कैसी है, किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। दूसरा केमिकल, कोई भी केमिकल के बारे में भी हम क्या है जो है पता लगा सकते हैं सेंस करके, ठीक है ना। किसी चीज़ को हम मान चलो टेस्ट कर रहे हैं अपने खाने में, ठीक है ना, खाने को टेस्ट, सब्जी को टेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो कैसे है, उसका नेचर कैसा है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बता सकते हैं सेंस करके, देख के, सेंस ऑर्गन ही तो है देखना भी एक। विजिबल चेंजेस और रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जब कभी किसी रिस्पॉन्स का किसी स्टिमुलस का जवाब देना, रिस्पॉन्स देना, उसके बारे में बताना कि पीछे से जो है हॉर्न बज रहा है वो किसका हॉर्न है, गाड़ी का हॉर्न है, ट्रक का हॉर्न है, रेल का हॉर्न, किसका हॉर्न है, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाता है उसका रिस्पॉन्स करना। तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उस टाइम पे जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्लियर है। तो अब बताओ, कॉन्शियसनेस सभी के अंदर होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उन सब के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये पाया जा रहा है, लिविंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये प्रेजेंट है। क्या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है? नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस होती है। देखो एक पत्थर है, मान के चलो एक टेबल है, उसको धूप में रख दो तो वहीं पे रहेगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो वहीं रहेगी, है ना। हवा से उड़ सकती है आंधी से, लेकिन वो जो है उस पर कुछ असर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है वो साइड में हो जाएगी, किसी कमरे में चली जाएगी, किसी सेफ जगह पे चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस की पावर नहीं होती, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस की पावर होती है। तो कॉन्शियसनेस को क्या हम बोल सकते हैं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ गए। एक वर्ड और आता है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? जो खुद के बारे में अवेयर हो, खुद से अवेयर हो, ठीक है ना, खुद से अवेयर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के चलो ह्यूमन है, मान के चलो आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, है ना, किसी से लड़ाई हो जाए, फाइट हो जाए आपकी, तो और आप उस टाइम पे जो कमज़ोर पड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम? आप समझदारी दिखा के, सोच समझ के वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे। मान चलो आप सामने 10 जने और आप अकेले हो, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे अगर वो आपको जाने दे तो, ठीक है ना। तो यही करोगे आप। तो आप क्या हो, सेल्फ अवेयर हो, खुद से अवेयर हो, ठीक है, कि आपको पता है हाँ ये 10 जने हैं, मुझे मार सकते हैं। वहीं एक मान के चलो कोई अदर कोई एनिमल हो, जैसे कि कैट हो या फिर डॉग हो कह सकते हैं, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म, खुद से अवेयर थोड़ी ना होता है। एक कुत्ता है, आगे 10 कुत्ते खड़े हैं, तो वो कुत्ता, अकेला कुत्ता उन पे भौंके चले जाता है, भौंके चले जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो 10 से तुझे काट लेंगे, ठीक है ना। जब उसकी तरफ आते हैं, जब वो भागने की कोशिश करते हैं, तो कहीं हद तक रिसेंट रिसर्च में देखा गया है कि डॉग के अंदर भी कुछ ना कुछ सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर होती है। बट एक ह्यूमन, अभी जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, सिर्फ वो ह्यूमन का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना। एक कोमा वाला एग्जांपल भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि कोमा का पेशेंट जो है, क्या उसमें कॉन्शियसनेस की पावर होती है? देखो अगर हम बात करें कोमा के पेशेंट की, उसमें सेल्फ कॉन्शियस तो नहीं होता, सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर तो नहीं होती, क्योंकि उसको कोई मारेगा तो वो पिटता चला जाएगा। दूसरा, उसकी बॉडी के अंदर जब हम कुछ टच करते हैं, कुछ मारते हैं उसको, तो उसकी बॉडी को महसूस होता है, लेकिन उसका ब्रेन जो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, ठीक है ना। महसूस तो होता है बट ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, समझ गए। उसके रिएक्शंस तो होती हैं उसकी बॉडी में उससे रिलेटेड,
तो लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से वो क्या है, हमें ऐसा लगता है कि इसको कुछ नहीं हो रहा है, समझ गए, लेकिन होता है उसको। तो दूसरा तो कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये कुछ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर जो है। इस वजह से इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस अगर आ जाए तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये 2020 का एग्ज़ाम, ये नीट 2020 में पूछा गया था कि इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैव ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस था, मेटाबॉलिज्म था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था। तो उनमें से हमें बताना था कि किस में सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया था किस में नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है इनमें से, इन चारों में से। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं फैक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। ये तो 5 थे, लेकिन मैं कुछ और करवाना चाहता हूँ, वो आज नहीं कल करवाऊँगा मैं, ठीक है ना। जैसे कि एडेप्टेशन हो गया, एजिंग एंड डेथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, होमियोस्टेसिस, ऐसे कुछ पॉइंट्स और हैं। तो ये जो हम कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसको फिनिश कर देंगे, इस कंप्लीट टॉपिक डिफाइनिंग फीचर वाले टॉपिक को। फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगी डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वहाँ से एक नया टॉपिक जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।